हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लिए एमसीक्यूज की वीडियो। जी हाँ, पूरे मैट्रिक क्लास के पेपर के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैथ्स के पेपर के अंदर वो आती है एमसीक्यूज में। जी हाँ, तो आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज वन सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस x + 2 = 3। तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन सेट मेंशन करना है। तो आई होप आपको पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम मेंशन करेंगे x + 2 मॉडुलस 3। तो आपको पता होगा फर्स्ट में आप क्या करते हैं, मॉडुलस रिमूव करते हैं। तो जैसे साइन ऑफ मॉड रिमूव करेंगे आप यहाँ राइट हैंड साइड पे मेंशन करेंगे +-3 एंड +-3 के बाद फर्स्ट टाइम आपने प्लस में मेंशन किया, सेकेंड टाइम आपने माइनस में एंड सिंपल +2 - 2 एंड जैसे माइनस करेंगे तो आपके पास x का फर्स्ट आंसर आएगा 1 और यहाँ से आपके पास इसी +2 को आपने शिफ्ट किया माइनस में तो आपके पास x का आंसर आएगा -5। क्या क्या सिंपल +2 को शिफ्ट किया तो हो गया -2 और +2 को शिफ्ट किया तो -2। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या गया, आपके पास सॉल्यूशन सेट आया 1 - 5। चेक कीजिए आपका सॉल्यूशन सेट क्या है 1 - 5। अब सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज वन सॉल्यूशन सेट ऑफ x - 5 = -2। तो इसको बिल्कुल सिंपल सॉल्व करेंगे और सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे, x - 5 - 2 फर्स्ट में शिफ्ट कीजिए इसको, ये माइनस अगर जैसे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस होगा प्लस और माइनस प्लस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस प्लस हम करते हैं माइनस। तो जी हाँ, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आ जाएगा 5 to 3। यस, बट आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, यहाँ पे आपके पास आएगा x और स्क्वायर ऑफ 3 क्या हो जाएगा आपके पास 9। तो जी हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 9। यस, बट 3 में देखिए थर्ड में सॉल्यूशन सेट ऑफ x - 2 = -4। जी अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग कर देते हैं। रीजन वो क्या करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड पे जैसा हम पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व किया होता है वैसे ही पार्ट 3 सॉल्व करते हैं और आंसर मिलता है गलत। जबकि इसका आंसर आपके पास होता है सॉल्यूशन सेट में आएगा नल सेट। रीजन अब नल सेट क्यों आ रहा है, नल सेट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी बुक में क्लियरली मेंशन किया हुआ उन्होंने कि हम इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर के अंदर ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे। अगर आप चेक करें इस पूरी वैल्यू का रूट फाइंड करने में क्या रहा है -4। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हम पॉजिटिव चेक सॉल्व करेंगे, नेगेटिव स्क्वायर रूट डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे आप क्या मेंशन कर देंगे, सॉल्यूशन सेट नल सेट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है एमसीक्यूज। जी नेक्स्ट, y + 1 = 0 इज अ डैश इक्वेशन। अब जल्दी से बताइए, देखिए कि आपके पास y + 1 इज अ डैश इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, जैसे यहाँ पावर मेंशन नहीं की भी तो आपको पता है कि पावर नहीं है, दैट मींस यहाँ पावर क्या 1। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है दैट मींस वो इक्वेशन आपके पास कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन। जी हाँ, अगर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। मैं एक और दफा रिपीट कर देता हूँ, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उस इक्वेशन का नाम होता है लीनियर इक्वेशन। इसी तरह थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ax² + bx + c = 0। जो कि आपके पास क्या होगी आप जानते हैं, इक्वेशन क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये बोल क्या है, विल रिमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कब तक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, जब a = 0 हो जाए और a ≠ 0 हो और b और c किसके इक्वल हो। सेकंड पार्ट में a = 0 हो जाए, b और c = 0 ना हो। थर्ड पार्ट में a 0 के इक्वल ना हो बट c 0 के इक्वल हो। और फोर्थ पार्ट में उन्होंने क्या मेंशन किया, बोथ a एंड c मींस वो आपके पास a एंड c की बात कर रहे हैं कि a और c दोनों कंडीशन। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको समराइज करूंगा, बात को याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तक क्वाड्रेटिक रहेगी जब तक a = 0 नहीं होता। अगर a = 0 हो जाएगा तो याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती वो इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 2। अगर आपके पास a 0 हो गया, अगर जैसे आपके पास a 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई इट मींस अब आपके पास इक्वेशन होगी ऐसे bx + c। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें ऐसे बनेगी आपकी इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन ऐसे है तो याद रखिएगा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी लीनियर, ये तो लीनियर बन जाएगी। तो कब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी, जब तक आपके पास a 0 नहीं है। जब a 0 हो जाएगा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी किसमें चेंज हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। जी स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है बोथ a एंड c, क्योंकि याद रखिएगा a और c में क्या मेंशन कर रहा है कि a ≠ 0 एंड यहां भी क्या मेंशन किया a ≠ 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² - bx + c = 0, और अगेन यहां हमने मेंशन किया a ≠ 0। यस, अब रूट्स का फार्मूला आपको स्टूडेंट्स याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम कहते हैं, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है -b + √b² - 4ac/2। बट ये छोटी सी मिस्टेक है, देखिए जनरल इक्वेशन आपके पास किस फॉर्म में होती है ax² + bx + c, बट यहाँ चेक कीजिए आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में है, आपके पास है ax² - bx। तो याद रखिएगा जैसे आप -b यहाँ मेंशन करेंगे माइनस, ये माइनस, तो याद रखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हैं, वो जल्दी में होते हैं थोड़ा सा जल्दी, तो वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे टिक कर देते हैं। क्यों उनको याद है -b + √b² - 4ac/2a, बट वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे आपके पास इक्वेशन में क्या है -b, तो जैसे ही हम मेंशन करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है b ± b² - 4ac/2a। अब आपके माइंड में कहीं ये तो नहीं आ रहा कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आपको पता है कि b की पावर क्या है स्क्वायर, और अगर स्क्वायर है तो याद रखिएगा बेस का माइनस साइन क्या हो जाता है रिमूव। ये बात आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास पावर स्क्वायर है 4 है 6 है 8 है तो याद रखिएगा बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा रिमूव। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा शायद आपको तंग करेगा, -5 - 3 इज इन क्वाड्रेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स आई होप आपको पता होगा कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x भी पॉजिटिव होगा एंड y भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास x नेगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास x पॉजिटिव होता है बट y नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास x तो नेगेटिव होगा बट y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होगा बट y नेगेटिव होगा। तो चेक करके बताइए आपके पास ये कंडीशन कहां ला कर रही है। जी हां, फर्स्ट भी नेगेटिव सेकंड भी नेगेटिव। अगर फर्स्ट भी नेगेटिव सेकंड भी नेगेटिव यानी कि आपकी वैल्यू ला कर रही है कहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां मेंशन कर देंगे थर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे पहले के क्वेश्चंस, और पहले का पहला क्वेश्चन चेक कीजिए, द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस y - 3 = -4। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि अगर हम किसी भी नंबर का अगर मॉडुलस फाइंड करते हैं, मतलब -3 का हमने फाइंड किया मॉडुलस, तो याद रखिए क्या आएगा 3, और अगर हम 3 का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो भी क्या आएगा 3। सेम एज इट इज आप चेक कीजिए, उसने मॉडुलस मेंशन किया बट ये राइट हैंड साइड उसने क्या मेंशन किया -4, जबकि हमें बात क्लियर है कि अगर मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वहां पे -4 नहीं आएगा, जस्ट 4 आएगा। दैट्स व्हाई आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा नल सेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप मॉडुलस किसी भी नंबर का फाइंड करें तो याद रखिएगा मॉडुलस अप्लाई करने के बाद उसमें ना माइनस साइन आएगा ना प्लस साइन आएगा, जस्ट नंबर आएगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए -4 है, दैट मींस यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा नल सेट। जी तो अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ √x = 9 देन x।
वो आपसे पूछ रहा है कि अगर अंडर रूट एक्स इसके इक्वल है 9 प्लीज, तो आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपके पास अंडर रूट एक्स इसके इक्वल है 9 के, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप बोथ साइड अप्लाई करेंगे स्क्वायर। आपने बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई किया और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास आ गया एक्स और स्क्वायर ऑफ 9 क्या हो जाएगा 81। तो आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गई 81। अच्छा, अब नेक्स्ट में मूव करेंगे आप। नेक्स्ट क्या आपके पास सॉल्यूशन सेट ऑफ, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपने क्वेश्चन मेंशन किया 2y - 3 3y + 4। अब फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y आप कैसे फाइंड करेंगे, आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y - 3 √3y + 4। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास यहाँ पे आएगा 2y - 3 और सेम स्क्वायर से रूट कैंसिल और 3y + 4 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको याद होगा, आप नंबर एक साथ करेंगे और वेरिएबल एक साथ। तो ये आपके पास 3y शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3y। सेम एज इट इज आप जब -3y को 3 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास +3। रिमेनिंग क्या आएगा आपके पास यहाँ पे -y और यहाँ प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7। अब -y को साइड में तो माइनस साइन रिमूव करने के लिए आप माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। सिंपल वे में हमने माइनस साइन उठा के शिफ्ट कर दिया, लेकिन याद रखिएगा शिफ्ट होता नहीं है, हम माइनस साइन रिमूव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया -7। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस y - 3 = 4। अब चेक कीजिए आपके पास राइट हैंड साइड में -4 नहीं है +4 है, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन सेट नल सेट नहीं आएगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको शायद याद होगा, अपने क्वेश्चन मेंशन किया मॉडुलस y - 3 = 4 और यहाँ से जैसे ही आप साइन ऑफ मॉडुलस रिमूव करेंगे तो आपके पास हो जाएगा +-4। अब फर्स्ट टाइम में आप क्या करते हैं +4 एंड सेकंड में आप क्या कर देंगे -4। इसके बाद आप सिंपल वैल्यू फाइंड करेंगे, ये माइनस तरह की क्या हो जाएगा प्लस और प्लस करके आपके पास हो जाएगा 7। सेम एज इट इज आपने -3 को शिफ्ट करेंगे और जैसे ही शिफ्ट करेंगे -3 को हो जाएगा +3 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा -1। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई 7 और -1, तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा 7 एंड -1। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ √2x + 3 = 2। तो मैं वही स्टेप यूज करूंगा, कोशिश करूंगा कौन से, आपके पास का √2x + 3 = 2। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और जैसे ही आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगा स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3 और स्क्वायर ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4। इसके बाद सिंपल पे यूज करेंगे +3 शिफ्ट होगा तो -3 हो जाएगा और माइनस जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 और यहाँ से आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो जैसे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा डिवाइड 1 / 2। मैं रिपीट करता हूँ ये स्टेप। हमने कहा यहाँ पे मैं जैसे ही स्क्वायरिंग अप्लाई की तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर ऑफ 2 4 हो गया, 2x + 3 एंड आपने +3 को शिफ्ट किया तो -3 माइनस करके आपके पास 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई से जैसे ही शिफ्ट करेंगे यहाँ हो जाएगा डिवाइड में। तो आपके पास वैल्यू ऑफ x क्या गई 1/2। अब चेक कीजिए नेक्स्ट पार्ट, -6,4 इज इन क्वाड्रेंट। चेक कीजिए -6,4 इज इन क्वाड्रेंट। आपको बताना है कि -6,4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने आपको इसी वीडियो में थोड़ी सी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस होगी, सेकंड भी प्लस होगी, यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट में आपके पास फर्स्ट नेगेटिव होगी और सेकंड पॉजिटिव होगी, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगी, फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव होगी और आपके पास सेकंड नेगेटिव। यानी कि देखिए अब चेक कीजिए आपके पास वैल्यू क्या है माइनस एंड सेकंड क्या है प्लस, तो माइनस एंड प्लस कहाँ लाई कर रहा है
सेकंड में, तो आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट x माइनस 2 इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया अंडर रूट x माइनस 2 इक्वल टू -4, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप डायरेक्टली सॉल्व मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन सेट नल सेट, बिकॉज उसने आपकी कुछ एक्सरसाइज से पहले मेंशन किया कि इस एक्सरसाइज में हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। तो आप चेक करना चाहते हो, चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे कह रहे हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास -4 आएगा। जो मैंने मेंशन किया है कि आप इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। यानी कि अगर पूरा स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो -4 नहीं आना चाहिए, +4 आना चाहिए। अगर +4 आया तो आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन सेट नल सेट। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन कभी-कभार आते हैं। अब इसमें क्या उसने मेंशन किया तो द ऑर्डर पेयर 0,2 लाइज इन ऑन डैश। अब यहाँ पे क्या कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं सर देखिए फर्स्ट की साइड पॉजिटिव है, सेकंड की पॉजिटिव है, वो कहाँ लाया कर रहा है देखिए फर्स्ट में, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखिएगा अगर x आपके पास 0 हुआ तो आपका जो पॉइंट होगा वो लाया करेगा y एक्सिस पे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर x 0 हुआ तो कहाँ लाया करेगा? y एक्सिस पे। और अगर y 0 होता है तो याद रखिएगा आपका जो पॉइंट है वो लाया करेगा x एक्सिस पे। मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा अगर आपका x 0 हो गया, y कुछ भी हुआ, तो याद रखिएगा जो आपका पॉइंट लाया करेगा वो कहाँ लाया करेगा? y एक्सिस पर, ठीक है। बट अगर आपका x है और आपके पास y 0 हो गया तो याद रखिएगा फिर y एक्सिस पर नहीं है, वो कहाँ पर है? x एक्सिस पर है। बात समझ आ गई? हमारे स्टूडेंट्स हैं तो इस पॉइंट में यही मिस्टेक करते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट पिक कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। इस ये पॉइंट आपका क्वाड्रेंट के अंदर लाइन नहीं कर रहा है, ये कहाँ लाइन कर रहा है? जल्दी से बताइए। आपके पास x 0 है तो अगर x 0 तो कहाँ लाइन करेगा? ये y एक्सिस पर। तो स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर 6 के ऑल एमसीक्यूज आई होप सॉल्व हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं, जो कि अगर आप देखना चाहें तो ये 2 एमसीक्यूज टेनर में आए, तो इसीलिए हम यहाँ पे कम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बट स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एलिमिनेट y फ्रॉम y इक्वल्स टू 3t एंड y t इक्वल्स टू 1। आपके पास दो रिलेशन गिवन है, y इक्वल्स टू 3t एंड सेकंड आपके पास रिलेशन है y t इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आपको y एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास रिलेशन क्या गिवन है, हमने कहा रेफर में स्टार्ट करेंगे। आपके पास रिलेशन क्या गिवन है? y इक्वल्स टू 3t एंड सेकंड आपके पास रिलेशन गिवन है y t इक्वल्स टू 1। तो हमने सिंपल एक काम किया, हमने कहा y की वैल्यू सर क्या आ गई? y इक्वल आ गया 3t के। तो यहाँ से y की वैल्यू 3t हमने उठाई और यहाँ प्लेस कर दी। यहाँ पे y की जगह क्या प्लेस कर देंगे? 3t इक्वल्स टू 1। बस समझ आई? हमने कहा सर हमारे पास इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू 3t और yt इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की 3t और यहाँ पे पुट कर दी। तो जैसे ही पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 3t इज अ t स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया? 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चेक कीजिए कहाँ पर है जी, ये रहा। तो आपके पास ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड, एलिमिनेट z फ्रॉम x इक्वल्स टू 3z एंड x z इक्वल्स टू 1। सेम वही प्रोसेस है। आपके पास है क्या? आपके पास है फर्स्ट में x इक्वल्स टू 3z और सेकंड क्या है? x z इक्वल्स टू 1। तो आप क्या करेंगे? सिंपल वही मेथड यूज करेंगे। आपने कहा सर हमारे पास यहाँ से z की वैल्यू आ गई, फाइंड कीजिए। ये 3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई? z की वैल्यू आ गई x/3। तो ये x/3 आप प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, कीजिए यहाँ प्लेस। आपने कहा सर z की वैल्यू क्या है? x/3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x x स्क्वायर और ये 3 डिवाइड द्वारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आपके पास बेसिकली जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपके पास x इक्वल्स टू क्या था? 3z। तो आपने कहा सर z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई x, तो z की वैल्यू आ गई x/3। ये x/3 आपने यहाँ से मैंने बेटा पिक किया
और यहाँ पे z की वैल्यू प्लेस कर दिया। जैसे ही प्लेस करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास x x स्क्वायर, और डिवाइड से जैसे शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। शायद ये नेक्स्ट पार्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट डिफिकल्ट है नहीं। चेक कीजिए, एलिमिनेट t, आपको t एलिमिनेट करना है। अब कहां से एलिमिनेट करना है? फ्रॉम x plus t equals to 2a, y minus t equals to 3a। अब यहाँ से t आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? देखिए आपके पास इक्वेशन 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इजी रिलेशन थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन डिफिकल्ट हो गया। चलिए पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। x plus t equals to 2a और सेकंड के आपके पास y minus t equals to 3a। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको t एलिमिनेट करना है तो चेक कीजिए यहाँ पे t की साइन क्या है? प्लस, और यहाँ पे t की साइन क्या है? माइनस। अब पहले एक चीज चेक कीजिए, यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। सेम एज इट इज यहाँ पे t का कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। अगर कोफिशिएंट सेम हो और साइन डिफरेंट है तो याद रखिएगा एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब कोफिशिएंट सेम होंगे मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1, बट साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट होगी तो ऐड करेंगे और अगर साइन सेम होगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो आप ऐड करेंगे, और जैसे ही आप ऐड करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपके पास क्या आ जाएगा? x, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस y, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 5a। तो बताएं कितना इजी था। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम होंगे और साइन डिफरेंट होंगे तो आप क्या करेंगे? ऐड, बट अगर साइन सेम होगी तो आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट मूव करेंगे। इफ ax minus b इक्वल्स टू 0 हो, अगर आपके पास ax minus b किसके इक्वल है? 0 होगी, तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए क्या होगी। स्टार्ट करते हैं भाई। आपकी रिलेशन क्या गिवन है? ax minus b इक्वल्स टू 0। फर्स्ट में क्या किया आपने? सिंपल माइनस b को शिफ्ट किया, तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस b। अच्छा, अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, तो x के साथ कौन है? a, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। तो आपके पास x की वैल्यू आ क्या गई? आपके पास x की वैल्यू आ गई b अपॉन a। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? b अपॉन a। ठीक है, अब क्या आपके पास चेक कीजिए, इफ x इज एलिमिनेटेड, अगर हम x को एलिमिनेट कर दें कहां से? फ्रॉम द इक्वेशन x plus b equals to 0 and x plus c equals to 0। उसने कहा सर हमारे पास दो रिलेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है? x plus b equals to 0 और सेकंड इक्वेशन है x plus c equals to 0, और आपको यहाँ से क्या एलिमिनेट करना है? x। तो कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन मेंशन कीजिए, x plus b equals to 0, x plus c equals to 0, और ये कहाँ पर आया हुआ? ये पेनियर में आया हुआ है आपके पास ये नंबर 14 में। अच्छा जी, अब चेक कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात कंफर्म की थी, आपको x एलिमिनेट करना, और यहाँ चेक कीजिए x का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब चेक कीजिए साइन सेम है या डिफरेंट है? तो देखिए बताइए, यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, और यहाँ भी क्या है? प्लस। और आपको याद आ रहा होगा अगर साइन सेम होगी तो क्या करते हैं? इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सबकी साइन चेंज होती है, तो हमने सबकी साइन चेंज कर दी। तो जैसे ही चेंज करेंगे x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? b। c की साइन चेंज हो गया, प्लस नहीं है माइनस है, तो यहाँ पर आ गया माइनस c, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। आपने माइनस c को शिफ्ट किया तो आपके पास आ जाएगा प्लस c। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? b इक्वल टू c। सिंपल था, अगेन चेक कीजिए, आपके पास सर फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x plus b equals to 0, सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है? x plus c। चेक कीजिए कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो अगर साइन सेम होगी तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया b माइनस c, और 0 में 0 माइनस किया तो क्या आ गया? 0, माइनस c को शिफ्ट किया तो क्या? प्लस c। तो आपके पास जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या आ गया? b equals to c। अब नेक्स्ट पार्ट, अब ये आपके पास जो एमसीक्यू से ये आएगा 8 नंबर 10 में। चेक कीजिए क्या है? एलिमिनेट b फ्रॉम a plus 3b equals to -1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a plus 3b equals to -1, और सेकंड क्या है? a plus b equals to 3।
और यहाँ से b एलिमिनेट करना। अभी प्रॉब्लम है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1। तो दो पॉसिबिलिटी है कि आप सब्स्टिट्यूशन के तौर पे सॉल्व कर दीजिए इसको, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करना चाहते तो एक काम करें, दोनों इक्वेशन की कोफिशिएंट सेम कर लीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1 को, क्यों 3 बन जाए। जी हाँ, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 बन जाए 3 से। बट याद रखिएगा 3 से सिर्फ b को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहला आपने क्वेश्चन कॉपी किया क्या आपके पास a प्लस 3b इक्वल्स टू -1 और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है a प्लस b इक्वल्स टू 3। उसको सबको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3a, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3b और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9। अब आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। ये हुए थे कि हमने करें, कैसे करें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या था 3, तो हमने कोशिश की जो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है उसको हम 3 बना लें। 3 कैसे बनवाएंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a = 3a, 3b = 3b और 3 3 से क्या हो जाएगा 9। अब चेक कीजिए आपके पास कोफिशिएंट्स क्या है सेम और साइन भी क्या है सेम। तो आपको याद होगा अगर साइन सेम होती तो हम क्या करते हैं इक्वेशन को सबट्रैक्ट, तो यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी साइन चेंज करेंगे और यहाँ भी साइन चेंज करेंगे। तो जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो b तो हो जाएगा कैंसिल, आपके पास आ क्या जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस, 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2a, बट साइन क्या होगी उसकी माइनस, और ये माइनस माइनस क्या करेंगे आप प्लस, 9 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास ये 10। और आपको याद होगी ये बात कि साइन आपकी बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर कौन है 9 और 9 की साइन क्या है माइनस। अब आपने कहा हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a, तो कैसे करेंगे, ये -2 मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 5। अब चेक कीजिए आपके पास आंसर में है a की वैल्यू 5, यस ये a = 5, तो ये आपके पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हमने क्या किया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमने चेक किया b, हमने कहा b की साइन यहाँ पे 3 है और सॉरी यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इस 1 को हमने 3 बनाया। कैसे बनाया, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3a 3b एंड 3 3 = 9। एंड उसके बाद हमने जैसे क्वेश्चन देखा हमने कहा सर साइन सेम है और अगर साइन सेम होगी तब क्या करेंगे सबट्रैक्ट। सिंपल सबट्रैक्शन के बाद आपके पास आ गया -2a = -10, -2 को शिफ्ट किया आपने तो आपके पास आ गया a = 5। तो ये आपके पास चैप्टर एलिमिनेशन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो आपके पेपर में हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेरिएशन एमसीक्यूज के अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर वेरिएशन। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू a b c। अगर आपको a b c 3 प्रोपोर्शन दी गई और बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, a/b प्रोपोर्शन c/x, यानी कि जो भी आपका फोर्थ होगा उसकी जगह आप मेंशन करेंगे x। अब ये सॉल्व कैसे होगा, आप क्वेश्चन चेक कीजिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5, 12। अब आपको इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, कैसे करेंगे, 3 एज इट इज आएगा, 5 भी एज इट इज आएगा, प्रोपोर्शन के साथ आएगा 12 और फोर्थ की जगह आ जाएगा x। अब शायद आपको याद हो कि यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि आपके पास जो कॉर्नर होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, ये 3 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड कैसे पाएगा, 3 1 3, 3 2 6 एंड 0 एज इट इज। तो आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन आया है वो कौन है, वो है 20। तो यहाँ मेंशन कर देंगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है 20, ठीक है, सेम एज इट इज। अब अगर वो आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो देखिए आपके पास क्या है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू AB। अगर AB के अंदर थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेगा तो क्या करेंगे आप, A आएगा, जो B होगा वो डबल हो जाएगा यानी कि मीन में आ जाएगा B, और आपके पास थर्ड की जगह आ जाएगा x। अभी शायद आपको बात समझ ना आए लेकिन सॉल्व करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे आप, 3 जो सेकंड होगा वो डबल प्रोपोर्शन 6 और आपके पास थर्ड की जगह आ जाएगा x, ठीक है, जो भी सेकंड होगा वो डबल हो जाएगा, हमने डबल कर दिया। इसके बाद दोबारा वही स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा 3x
और मीन में क्या रहेगा 6 6 36 और आप फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x। तो कैसे फाइंड करेंगे आप 3 मल्टीप्लाई जरा के डिवाइड होगा 3 1 3 3 1 3 एंड 3 2 6 तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 12। ये आपके पास क्या है थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब क्वेश्चन नंबर 3 का द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड b। आपको a एंड b के बिटवीन मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब मेन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे आपके पास जो a और b को फर्स्ट और लास्ट में आ जाएगा और मेन की पोजीशन मेंशन करेंगे आप x। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और ये आपके पास होता है मेन पोजीशंस। तो अब आप कैसे करेंगे अब क्वेश्चन देखिए फाइंड द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1/3 एंड 27। आपको 1/3 और 27 के बिटवीन मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो 1/3 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 27। याद होगा मैंने अभी आपको कहा जो आपके पास a और b होगा वो फर्स्ट और लास्ट में आएगा और मेन की पोजीशन का क्या मेंशन करेंगे x। तो अब दोबारा वही करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम में क्या रहेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 और मीन में क्या आएगा x x स्क्वायर 3 1 3 3 9 27। तो आपके पास क्या आ गया आपके पास आ गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। और अब प्रॉब्लम क्या है आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो कैसे फाइंड करेंगे आप बोथ साइड अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। तो जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 9 के रूट क्या आ जाएगा 3। तो आपके पास जो मेन प्रोपोर्शन आ गया वो क्या आ गया आपके पास 3। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि मेन प्रोपोर्शन फाइंड कैसे करते हैं। अब कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं बट वो बहुत ज्यादा काम किए बहुत ज्यादा काम किए बहुत ज्यादा काम किए। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्ट टेंडो। अब इनवर्ट टेंडो में क्या होता है पहले प्रॉपर्टी देखते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब प्रॉपर्टी क्या है अगर आपके पास लिखा हुआ है a/b प्रोपोर्शन c/d तो आप क्या करेंगे ऑल्टरनेट कर देंगे इन्वर्ट कर देंगे मतलब a की जगह b और b की जगह a c की जगह d और d की जगह a d की जगह c। तो हमने क्या किया सिंपल इनको इन्वर्ट कर दिया b a से रिप्लेस होगा और d c से। ठीक है सिंपल आपने आगे पीछे कर दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी चेक कीजिए। अब सेकंड क्या आपके पास ऑल्टरनेटो। अब ऑल्टरनेटो में क्या होता है आपके पास अगर आपके पास वैल्यू है a/b प्रोपोर्शन c/d तो अब क्या होगा इधर देखिए आपके पास c और b आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपके पास अगर ऑल्टरनेटो है तो ऑल्टरनेटो में आपके पास जो सेकंड होगा वो थर्ड से एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए कैसे a थर्ड क्या तो आपके पास c तो c आ जाएगा b की जगह और c की जगह कौन आ जाएगा b। बिल्कुल ऐसे होगा कि आपके पास जो भी मेन पोजीशन पे वैल्यूज होंगी वो एक्सचेंज हो जाएंगी। सेकंड थर्ड आएगा सेकंड की जगह पे और सेकंड की जगह आ जाएगा थर्ड। ठीक है अब आपके पास होता है कंपोनेंट। अब कंपोनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है पहले देख लीजिए। अगर आपके पास है a/b प्रोपोर्शन c/d तो इसमें क्या होगा आपके पास सेकंड वैल्यू क्या है b तो याद रखिएगा ये a में ऐड हो जाएगी और यहाँ पे सेकंड कौन है d तो वो c में ऐड हो जाएगी। देखें a + b/b और यहाँ पे क्या था c/d तो ये हो जाएगा c+d। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन कि आपके पास जो सेकंड वैल्यू होगी वो फर्स्ट में ऐड हो जाएगी और यहाँ भी सेकंड वैल्यू होगी फर्स्ट में ऐड हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कंपोनेंटो। अब बिल्कुल इसी तरह के पास होता है डिविडेंडो। अब डिविडेंडो में क्या होता है जरा गौर से देखिए सेम प्रॉपर्टी होगी बट आपके पास अभी प्लस हुआ था अब क्या हो जाएगा माइनस। तो जो सेकंड होगा वो माइनस हो जाएगा फर्स्ट में से b a-b हो जाएगा और c/d की जगह हो जाएगा c-d। ये देखिए अभी आपने ऐड किया था फर्स्ट में अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में। ठीक है सिंपल आपके पास जो भी वैल्यू होगी b अगर कंपोनेंटों की बात करें तो ऐड होगी और डिविडेंडों की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब इसमें क्या होता है आपके पास पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था a/b प्रोपोर्शन c/d। तो अगर आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो को पिक करना है तो कैसे करेंगे आप इधर देखिए सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास b तो याद रखिएगा अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो की बात करेंगे तो आपके पास a में ऐड होगी और सेकंड में क्या होगी सब्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कहीं मेंशन है 1/3 प्रोपोर्शन 5/15। ठीक है तो अब क्या होगा पहले आप ऐड करेंगे 3 को। ठीक है फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को सेम एज इट इज। आप पहले क्या करेंगे 15 को ऐड करेंगे और फिर आप 15 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है अब चेक कीजिए सेम एज इट इज।
यहाँ पे आपके पास क्या है, a रेशो b c रेशो d। तो पहले आप ऐड करेंगे a प्लस b, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस b। यहाँ आपके पास c रेशो d, तो पहले आप d को प्लस करेंगे c प्लस d, और फिर d को माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा c माइनस d। ठीक है, अब जल्दी से रिपीट कीजिए। इन्वर्टेड में क्या करेंगे, आप इन्वर्ट करेंगे, a b क्या हो जाएगा b a, c d क्या हो जाएगा d c। अच्छा, ऑल्टरनेटिव में क्या करेंगे, जो सेकंड और थर्ड होगा वो एक्सचेंज हो जाएंगे। आपके पास देखें यहाँ पे थर्ड कौन था c, तो आपके पास सेकंड बन जाएगा c, थर्ड को सेकंड कौन था b, तो थर्ड कौन बन जाएगा b। ठीक है, अब कंपोनेंटों में क्या करते हैं आप, आपके पास जो सेकंड वैल्यू होती है वो ऐड होगी। कंपोनेंटों में हम सेकंड वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ भी हम सेकंड वैल्यू ऐड करेंगे। ये देखिए, आप इसके बाद डिविडेंडों में क्या करते हैं, आप सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कंपोनेंट और डिविडेंड को जब मर्ज करेंगे तो फिर आप याद रखिएगा पहले आप ऐड करेंगे, नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले आप ऐड करेंगे, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेसिक्स आपके पास प्रॉपर्टीज थी, बेसिक्स आपके पास नॉलेज थी, जो आपको चैप्टर 9 के एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट के एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेरिएशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि टेंजेंट में आए हुए हैं। अब पहला एमसीक्यूज क्या है, इफ a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, देन a रेशो c इक्वल्स टू b रेशो d। अब देख के बताइए प्रॉपर्टी कौन सी है। आपको पता होगा कि ऑल्टरनेटो में क्या होता है, आपके पास b और c ऑल्टरनेट होते हैं, यानी कि b c की जगह पे आ जाएगा और c की b की जगह पे आ जाएगा। यानी कि आपके पास सेकंड होगा वो थर्ड बन जाएगा, जो थर्ड होगा वो सेकंड बन जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी में, ऑल्टरनेटो में। अब चेक करके बताइए ऑल्टरनेटो कहां पर है, ये रहा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऑल्टरनेटो में b c से रिप्लेस होता है। तो चेक कीजिए क्या हो रहा है, b और c आपस में रिप्लेस हुए हैं। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेटो। अच्छा, सेकंड पार्ट, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56। आपको इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अगर आपको याद हो तो मीन प्रोपोर्शन हम करते हैं क्या है, 14x। मीन की जगह पे आपके पास आ जाएगा x, और ये आपके पास जो दोनों होंगे ये फर्स्ट और लास्ट में चेंज हो जाएंगे। अब फर्स्ट और लास्ट आपको याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 56, और यहाँ हो जाएगा x x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 784। ठीक है, बट आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, तो आप इसका फाइंड करेंगे रूट, और जैसे ही आप इसका रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका रूट आ जाएगा 28। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मीन पोजीशन में आप क्या करते हैं, मीन प्रोपोर्शन के अंदर आप ये फर्स्ट और लास्ट में चेंज हो जाएगा, और मीन की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, x। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 28। चेक कीजिए 28 कहीं है, जी। अच्छा जी, नेक्स्ट a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c, देन b स्क्वायर। तो बताएं b को क्या बोलेंगे, आपको याद है कि b देखें डबल रिप्लेस हुआ है, b आपस में डबल हो चुका है, और अगर मेन पोजीशन पे कोई भी नंबर डबल होगा, पहली चीज आपको पता है कि पोजीशन कौन सी होती है, मेन पोजीशन। तो याद रखिएगा आपके पास b क्या होगा, मेन प्रोपोर्शन। b क्या होगा, मेन प्रोपोर्शन। तो आपके पास हो जाएगा मेन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें आपके पास मेन प्रोपोर्शन में आपके पास b क्या है, डबल हो रहा है, तो याद रखिएगा मेन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास, b। अब आपके पास फोर्थ, द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2a रेशो 3b। अब डुप्लीकेट रेशो में क्या होता है, सिंपल आप दोनों आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी सबका कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। तो सिंपल आप दोनों वैल्यू का कर देंगे स्क्वायर, कहां, डुप्लीकेट रेशो में। बट आप जरा नेक्स्ट चेक करना चाहें तो देख लीजिए क्या आपके पास, नेक्स्ट द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 49 एंड 25। तो अगर आपसे पूछा जाए सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो सब में कुछ नहीं करेंगे, सिंपल स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 49 का स्क्वायर रूट होगा 7, और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो याद रखिएगा डुप्लीकेट में स्क्वायर करेंगे और सब डुप्लीकेट का रूट फाइंड करेंगे। अब चेक कीजिए आपके पास क्या है, इफ 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 5 रेशो x, देन वैल्यू ऑफ x। तो आप बताएं वैल्यू ऑफ x क्या होगी। अब सिंपल स्टार्ट करेंगे आप, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 5 रेशो x। तो आपको याद होगा पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे। तो एक्सट्रीम में क्या होगा, 5x 5x, 8 5 40, और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 1 5, 5 8 40।
तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 8, सिंपल। तो आप मेंशन कर देंगे वैल्यू ऑफ x की आपके पास इज 8। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, जल्दी से चेक कीजिए। इफ a upon b equals to c upon d then a plus b upon b c plus d upon d is a property। ये बताएं प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आपको याद होगा कंपोनेंटों के अंदर हम ऐड करते हैं, कंपोनेंटों के अंदर सेकंड वैल्यू क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो सेकंड वैल्यू देखिए यहाँ पे कौन है b, a plus b, और सेकंड यहाँ पे कौन है d, तो ये हो जाएगा c plus d। बिल्कुल ऐसा ही है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है कंपोनेंटों, जो मेंशन कर देंगे यहाँ पे ये के पास कौन सी प्रॉपर्टी है कंपोनेंट। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, आपके पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। इफ x plus 5 रेशो x plus 7 किसके इक्वल है 5 रेशो 7 के, देन x इक्वल्स टू, तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी। आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे x plus 5 रेशो x plus 7। अच्छा रेशो को चेंज कीजिएगा अपॉन में, x plus 7 इक्वल्स टू क्या है 5/7। सिंपल सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x plus 5 5x plus 7। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 7x 7 5 35। सेम एज इट इज आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 35। ठीक है, इसको बाद माइनस करेंगे, ये प्लस यहाँ पे आके माइनस हो गया और ये उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये क्या हो गया 35 माइनस 35। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा और ये आपके पास क्या होगा 0। सिंपल 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ x 0। ठीक है, आप चेक करने से दोबारा से कर लीजिए, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू ऑफ x आ गई 0। तो ये आपके पास वो एमसीक्यूज थे जो 10 ईयर में आए हुए हैं चैप्टर वेरिएशन से रिलेटेड। तो आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो स्टूडेंट्स देखिए इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पहला टॉपिक होगा आपके पास रेंज। अब रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 5 अभी आपके पास डेटा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रेंज फाइंड करें। तो आप रेंज कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आपके पास 5 और मिनिमम क्या है 1, तो आपके पास रेंज आ जाएगी 4। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्मूला आता है आपके पास फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड ऑफ मीन। अब यहाँ दोनों फॉर्मूला आते हैं, पहला अनग्रुप के लिए और दूसरा ग्रुप के लिए। देख लीजिए क्या होगा आपके पास। अनग्रुप के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस समीशन d अपॉन n, बट अगर आपके पास ग्रुप है तो फिर क्या होगा a प्लस समीशन fx अपॉन समीशन f। ये मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला तो आपको आई होप आपको पता ही होगा कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n होल स्क्वायर। बट यहाँ याद रखिएगा ये फॉर्मूला इतना नहीं इफेक्टिव होता क्योंकि ये एमसीक्यूज में इतना नहीं पूछा जाता। बट याद रखिएगा ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वेरिएंस किसके इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि वेरिएंस किसके इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपसे फाइंड करने के लिए है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे हम टेक्निकल क्वेश्चंस, वो जो इंफॉर्मेशन हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं जी। अब फर्स्ट पार्ट एमसीक्यूज in 35 30 10 48 100 90 the range is। तो बताएं रेंज क्या होगी। रेंज के लिए आपको पता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। अब जल्दी बताइए डेटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100 एंड डेटा की मिनिमम वैल्यू क्या है 10। तो आपने जैसी माइनस किया वैसी आपके पास रेंज क्या आ गई 90। यस, नेक्स्ट पार्ट इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज इज 4 then its variance is। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक सीरीज का 4 है तो बताएं उसका वेरिएंस क्या होगा। आपको याद है वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपको वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप स्क्वायर करेंगे। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4, तो आपके पास वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा 16। और आप ये नोट कर सकते हैं ये इसका कितना इंपॉर्टेंट है, ये 18 में 16 में 10 में और 11 में रिपीट हो चुका है। यस, इफ समीशन d
समीशन d equals to 125, a is 25 and n is 5, then mean। इसको देखिए मुझे यहाँ तक याद है, आपको याद आ गया होगा, ये शॉर्टकट फार्मूला ऑफ मीन है। और शॉर्टकट फार्मूला ऑफ मीन क्या होता है आपके पास, a प्लस समीशन d अपॉन n जी। तो आपके पास a क्या, आपके पास a आपके पास 25 है, समीशन d आपके पास 125 है, और आपके पास n क्या है 5, 5 × 5, 5 × 10, 2 कैरी दिया, 5 × 25। तो आपके पास जो आ जाएगा मीन कितना आ जाएगा आपके पास 50। और ये भी देखिए रिपीट हो चुका है 2017 में और 16 में। लिसन, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, द वैल्यू व्हिच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा। डेटा में मोस्ट वैल्यू जो बार-बार रिपीट हो आपके पास वो क्या होती है, याद है आपको, मॉड। डेटा की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है मोस्ट अपीयर वैल्यू क्या होती है आपके पास, मॉड। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है द शॉर्टकट फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन के मैंने आपको दो फार्मूला मेंशन करवाए जहां तक आपको याद होगा, a प्लस समीशन d अपॉन n, और दूसरा मैंने मेंशन करवाया था a प्लस समीशन fd अपॉन समीशन f। ये ग्रुप का है, वो अनग्रुप का था, तो पिक कीजिए इसमें से कौन सा आपके पास फार्मूला है, ये आपके पास शॉर्टकट फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, in a series 0 1 4 6 7 9 12 the median is। मैंने आपको बताया था मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा। लेकिन एक और बात बताई थी आपको, पहले आप क्या करेंगे, अरेंज। तो चेक कीजिए, अरेंज है जी, ये ऑलरेडी अरेंज है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मिडिल वैल्यू पिक करनी है। तो मिडिल वैल्यू कौन है आपके पास, ये देखिए डेटा की मिडिल वैल्यू क्या है आपके पास 6। तो कितना आसान था, बेहद आसान था। जल्दी से देखें नेक्स्ट, अगेन आपके पास क्या है, रेंज ऑफ 42 55 50 53 60 35 एंड 40। आपको याद होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो डेटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डेटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आपके पास, डेटा की मैक्सिमम वैल्यू है 60, और डेटा की मिनिमम वैल्यू क्या, ये चेक कीजिए, डेटा में मिनिमम वैल्यू क्या आपके पास 35। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी 25। नेक्स्ट चेक कीजिए, मीडियन ऑफ 0 2 4 6 8 9। आपको इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले आप अरेंज करेंगे। चेक कीजिए ये अरेंज है या नहीं है, ये अरेंज है। अब आपको इसकी मिडिल वैल्यू पिक करनी है, तो मिडिल वैल्यू कैसे पिक करेंगे आप, आपने यहाँ से 3 साइड पे किया, यहाँ से 3 साइड पे किया, और बट यहाँ पे देखिए सिंगल वैल्यू आपको नजर आ रही थी जो आपने डायरेक्ट पिक कर ली थी, बट यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है। तो 4 और 6 के मिडिल में क्या आता है 5, तो 5 क्या हो जाएगा इसका मीडियन। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको सिंपल करना है, 4 + 6 डिवाइड बाय 2, 3 हो जाएगा 10, 10 अपॉन 2, तो आपके पास ये जाएगा 5। तो ये दोनों मेथड है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेगा। तो ये इंफॉर्मेशन हेडिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज थे जो पेपर में आए हुए थे। आई होप आपको क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे मजीद एमसीक्यूज। अब यहाँ थोड़े से एमसीक्यूज स्टार्ट करने के लिए हमें बेहतर चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के पास ठीक है, अब थोड़ा अजीब सा है बट आप देख लीजिए सकते हैं। अब ये आगे इसका सेंटर, ठीक है, अब एक ऊपर सर्किल का सेंटर, तो याद रखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऐसी लाइन है जो आपके जिसके एंड पॉइंट, कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहाँ पर है, सर्किट के ऊपर कहीं पर भी है, अगर सर्किट के ऊपर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। कोई भी लाइन सेगमेंट है बट उसके एंड पॉइंट कहाँ पर है, सर्किट के ऊपर है, तो उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है। बट अगर आपकी जो कॉर्ड है, मतलब सर्किल की जो कॉर्ड है, वो आपके पास थ्रू कर रही है कहाँ से बेटा, सेंटर से। मतलब अभी तक मैंने क्या कहा था आपको, कोई भी लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट कहाँ पर हो, सर्किल के ऊपर, तो उसको बोलेंगे कॉर्ड। बट अगर कॉर्ड आपके कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से, तो याद रखिएगा ऐसी कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, अगर कॉर्ड आपके पास कहाँ से गुजर रही है, कहाँ से पास थ्रू कर रही है, सेंटर से, तो ऐसी कॉर्ड को आप कहते हैं डायमीटर। और एक चीज एक और चीज होती है, अगर आपको पता हो, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसे आप कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। तो यहाँ पे तीन चीजें क्लैरिफाई हो गई। पहली, अगर लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कहाँ पर है, सर्किल के ऊपर, तो उसे आप बोलेंगे कॉर्ड। लेकिन अगर वही कॉर्ड सेंटर से पास थ्रू करता है तो उसे आप क्या बोल देंगे, डायमीटर।
और सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस। तो चलें स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। अ लाइन सेगमेंट whose end points lie on a circle, ऐसा लाइन आपके पास लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहां पर हो, सर्किल ऊपर हो। अच्छा मेंशन नहीं किया अभी सेंटर पे, तो अगर सेंटर मेंशन नहीं करा तो फिर वो क्या होगा, कॉर्ड। बट सेकंड देखिए अ कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, जो कहां से पास थ्रू करे, सेंटर से, तो उस कॉर्ड को क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। और थर्ड चेक कीजिए, a diameter is double of, अगर गौर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जो डायमीटर है वो डबल है, किसका डबल है, कॉर्ड का नहीं, डायमीटर डबल किसका है, रेडियस का। देखिए ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो डायमीटर क्या है, डबल है किसका, रेडियस का। ऐसा ये तो यहाँ मेंशन कर देंगे डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो हमें पता है कि डायमीटर किसका डबल होता है, रेडियस का। और नेक्स्ट चेक कीजिए, a dash is the half of diameter, कौन सी चीज आपके पास डायमीटर का हाफ होती है, तो डायमीटर की फुल और ये हाफ कौन है आपके पास, रेडियस। तो डायमीटर का हाफ कौन होता है, रेडियस। ठीक है, a radius is the half of diameter, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ। अब नेक्स्ट से कीजिए, a line which meets a circle, ऐसी लाइन जो कहां क्या करे, मीट करे किसको, सर्किल को। आगे देखें, at only one point, सिर्फ एक पॉइंट पे, मतलब कोई भी आपके पास स्ट्रेट लाइन थी, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन और ये टच करते हुए आपके मेरे बेटा सर्किल पे टच करते हुए गुजर गई। तो अगर सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन या टेंजेंट। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस, मैं आपको ये मेंशन कर चुका हूं कि वर्टिसेस क्या होते हैं, ट्रायंगल के कॉर्नर। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से ज्वाइन होते हैं। आगे विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स, जो किससे ज्वाइन हो, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स, इस कॉर्ड उसे क्या कहते हैं। चलिए मैं फिगर मेंशन करके बताता हूं। ये आपके पास आगे ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिसेस से टकराएगा और कहां पे जाएगा, मिड पॉइंट पे, यहां पे दूसरी साइड का मिड पॉइंट, दूसरी साइड का मिड पॉइंट और अगेन दूसरी साइड का मिड पॉइंट। तो ऐसी लाइन, ये इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये इस लाइन की, इस लाइन की और इस लाइन की, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, तो ऐसी लाइन को कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन, क्योंकि याद रखिएगा वो आपके पास अपोजिट से क्या कर रही है, मिड पॉइंट में ब्रेक कर रही है, यानी कि हाफ ऑफ कर रही है, तो याद रखिएगा उस लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। नेक्स्ट, द कंकरेंट पॉइंट ऑफ अ मीडियन इज कॉल्ड, अब कंकरेंट क्या होता है, यानी कि टकराने वाला। देखिए मीडियन, तीनों मीडियन एक पॉइंट पे आके टकरा रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे टकरा रहे हैं। तो याद रखिएगा जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन टकराए जिसे हम कहते हैं कंकरेंट पॉइंट, तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपके पास जो तीन मीडियन थे, फॉर एग्जांपल ये तीन मीडियन हैं, 1 2 और ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे टकराएंगे उसे आप मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, उसे आप कह देंगे सेंट्रॉइड। क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट, the central angle of a minor arc is dash then the inscribed angle of its corresponding major arc। आई होप आप कम से कम ऊपर से गुजर गया होगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास सर्किल है, ये थोड़ा बुरा सा बना है, चलिए ये सर्किल है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया सेंटर, ठीक है, ये आर्क है आपके पास। तो याद रखिएगा ये आपके पास कुछ साइड्स आ गए ए बी सी, तो ये आपके पास माइनर आर्क होगी ये, और जो रिमेनिंग आपके पास है ये पूरा ये आपके पास कहलाएगा मेजर आर्क। अब इसके अंदर दो एंगल है आपके पास, ठीक है, एक एंगल ये आ गया और एक एंगल यहाँ बन गया, इसको आप कहते हैं इंस्क्राइब एंगल, इंस्क्राइब एंगल। और आपके पास ये जो होता है ये आपके पास होता है सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो सेंट्रल एंगल है, अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, जो आपके पास सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क का, वो क्या होगा, देखिए यहाँ से आपको देखने में नजर आ जाए कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो
तो याद रखिएगा कि जो सेंट्रल एंगल होता है माइनर आर्क का वो हमेशा डबल होता है किससे, इंस्क्राइब एंगल का। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसका सेंट्रल एंगल होगा माइनर आर्क का वो हमेशा इंस्क्राइब एंगल के मेजर आर्क से क्या होगा, डबल होगा। तो यहां मेंशन कर देंगे डबल। और ये देखिए आपके पास इंस्क्राइब एंगल क्या है, छोटा है ना, तो याद रखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क। जो आपके पास इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा एक्यूट एंगल होगा। छोटा होगा, हमें नजर आ रहा था कि इंस्क्राइब्ड एंगल आपके पास क्या है, छोटा है। सेम एज इट इज यहां मेंशन किया उसने कि आपके पास जो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा मेजर आर्क में वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। और ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, टू सर्किल्स whose radii are equal। अगर दो सर्किल हैं उनके रेडियाई सेम है, मतलब रेडियस सेम है, तो अगर रेडियस सेम होगा तो सेम, बिल्कुल सेम लेंथ पे कंस्ट्रक्ट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, उसकी रेडियस क्या था 3 सेंटीमीटर, और एक और सर्किल में जब कंस्ट्रक्ट किया उसका आपके पास रेडियस क्या था 3 सेंटीमीटर। तो जब दोनों कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे दोनों के दोनों सेम है। और याद रखिएगा ज्योमेट्री की टर्म में सेम वर्ड यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो याद रखिएगा अगर दोनों के रेडियाई सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो सर्किल है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट, इन अ राइट ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड। अच्छा पहले मैं आपको मेंशन कर दूं राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि राइट एंगल हो, तो उस ट्रायंगल को मेंशन क्या कहते हैं, उस ट्रायंगल को कहते हैं राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। अब वो क्या कह रहे हैं, इन अ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए ये आपके पास आ गया राइट ट्रायंगल, और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी इसको हमेशा क्या कहते हैं, आई फोर्टिस। तो आपके पास राइट एंगल क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जो बहुत रिपीट होगा। अभी जब हम 10 ईयर का सेशन स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये एमसीक्यूज बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो होंगे एमसीक्यूज। तो अब स्टार्ट करेंगे 10 ईयर के एमसीक्यूज, ताकि आपको ये तीन चैप्टर अगेन बहुत अच्छे से क्लियरफाई हो जाए, जैसे आपके मजीद चैप्टर क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने 10 ईयर के सेक्शन पे, वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से रिपीट आ चुके हैं। अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रुएंट, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं हो। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती उसको हम कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट, a chord which passes through the center of the circle, ऐसी chord जो सेंटर से पास हो सर्किल के उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने कि आपके पास chord होता है क्या, बेसिकली ऐसा लाइन सेगमेंट जो कहां लाई करे, सेंटर के एंड पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं chord। और अगर chord सेंटर से पास कर रही है तो उसे हम कहेंगे डायमीटर। the sum of two complementary angle is, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता मैं रिपीट कर देता हूं कि आपके पास दो ट्रायंगल। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जब ऐड करेंगे तो हमेशा 90 आता है। सेम एज इट इज अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करते तो आपके पास क्या आता है, 180। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, 180, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आप दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, बट अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल को, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होगा और सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होगा, 180। नेक्स्ट, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क, मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले कि आपके पास जो एंगल इंस्क्राइब होगा मेजर आर्क में वो क्या होगा, हमेशा एक्यूट होगा। और यहां आपके पास आया 2019 के अंदर मैंने जैसा आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज हैं। यस, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, आपके पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है, आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, आपने यहां से ड्रॉ किया मीडियन, अगेन ड्रॉ किया मीडियन और अगेन ड्रॉ किया मीडियन। ये होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जहां पे आपके पास स्ट्रेट लाइन आगे मीट करे। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं आपको पता होगा, हमें थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। जी हां, क्या कहते हैं इसे, सेंट्रॉइड। तो आपके पास द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल फ्रॉम इट्स सेंटर, शायद आपको बात समझ ना आई हो, बट हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये सर्किल आपके पास आ गया, ठीक है। अब बोल्ड कह रहा है बड़ी में जल्दी से देखिए आप, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल,
सर्किल के किसी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। मैंने पहले भी कहा था सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। तो वर्डिंग में क्या मेंशन किया? द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, सर्किल के किसी भी पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है आपके पास? ये रेडियस। यस, नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर जब आप एंगल का सम करते हो तो क्या आता है? 360। बट यहाँ मेंशन कर दूं, देखिए ये आपके पास आ गया पैरेललोग्राम और इसमें एंगल का सम होगा 360। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास होगा रोम्बस, और रोम्बस के अंदर भी क्या होता है आपके पास? एंगल का सम 360। आपके पास होता है राइट रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर भी आपके पास जो एंगल का सम होता है वो होता है 360। आपके पास सेम एज इट इज ये होता है स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर भी आपके पास जो एंगल का सम होगा वो होगा 360। और ये बात भी आपको क्लियर होगी कि आपके पास ट्रायंगल के अंदर एंगल का सम होता है 180, और सर्किल के अंदर आपके पास एंगल का सम होता है 360। नेक्स्ट, द एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90, ऐसा एंगल जिसको मेजर करो 90 से ग्रेटर हो, उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। जी हाँ, क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर 90 से लेस हो तो सब क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट। और अगर इक्वल टू 90 हो तो सब कहते हैं राइट एंगल। अब नेक्स्ट में क्या है? इफ टू सर्कल्स रेडियली, अगर आपके पास टू सर्कल्स हैं और रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टच एक्सटर्नली, अगर वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो फिर क्या होगा? चलिए यहाँ मेंशन करते हैं। आपके पास सर्कल आ गया, ये अनदर सर्कल है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास ये दो सर्कल हैं और फर्स्ट का रेडियस है आपके पास, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और सेकंड का आपके पास जो रेडियस है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब देखिए आगे, an angle O, if two circles having 5 cm radii and 3 cm radii touch externally, then distance between their center will be, देखें अब उनके सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 5 and 3 की कितना होता है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप मेंशन कर देंगे 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, a circle which passes through all the three sides or all the three vertices of a triangle is, मैं आपको पहले मेंशन कर चुका था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस कहाँ पे लाए गए? सर्किल पे, तो उसको आप क्या कहते हैं? सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल। सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल, या और सर्किल का नाम क्या होगा? सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। ठीक है, I repeat, a circle which passes through all the three vertices, ऐसा आपके पास सर्किल जो passes through करे 3 vertices of triangle से, तो ऐसे सर्किल को आप क्या कहते हैं? सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। क्या कहते हैं? सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। ठीक है, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज, अगर आपके पास कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखिए एक बात पता होनी चाहिए आपको, अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। और आपको एक बात कंफर्म है कि आपके पास ट्रायंगल के अंदर जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180। तो अगर 180 को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो आपके पास हो जाएगा 60 60 एंड 60। तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपके पास जो एंगल होता है ईच एंगल क्या होगा आपके पास? 60। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट हो जो कहां से ज्वाइन हो रहा हो? आपके पास वर्टेक्स से, और वर्टेक्स के बाद मिड पॉइंट से। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कहां से हो रहा है? वर्टेक्स से, और दूसरी तरफ कहां से? मिड पॉइंट से। तो ऐसी लाइन को आप कहते हैं, तो मुझे याद है आपको बताया मैंने आपको कि क्या होता है वो? मीडियन। क्या होता है? मीडियन। नेक्स्ट, the central angle of a minor arc in dash then the inscribed angle of its corresponding major arc, आपको पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो इंस्क्राइब्ड एंगल का क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है? डबल। a quadrilateral having opposite side parallel, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। तो याद रखिएगा ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। जी नेक्स्ट, a circle which touches
ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। ऐसा सर्किल जिसकी तीनों साइडें किससे टच हो रही हो? ट्रायंगल की साइड से, मतलब ऐसे आपके पास सर्किल है और सर्किल की तीनों सर्किल को टच कहां हो रहा है? ट्रायंगल की तीनों साइड पे। तो ऐसे सर्किल को कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्किल। इंस्क्राइब्ड सर्किल, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड। डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ क्या होता है? ये आपके पास सर्किल आ गया, ठीक है, आपके पास ये आपके पास डायमीटर आ गया और डायमीटर का हाफ, इस लाइन को क्या कहते हैं? आपको बताओ इस लाइन को क्या कहते हैं? रेडियस। तो याद रखिएगा आपके पास डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल अ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो राइट 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, द लाइन टचिंग एट अ पॉइंट, ऐसी लाइन जो टच हो रही हो एट अ पॉइंट यानी कि सिंगल पॉइंट पे ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड। अगर कोई भी लाइन सिंगल एक पॉइंट पे टच करके पास से शुरू कर रही है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। इन सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? इन अ सिमिलर ट्रायंगल डैश आर कॉन्ग्रुएंट। तो याद रखिएगा अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? सिमिलर की। तो अगर आपके पास ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। बट अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनके एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा और इससे आने वाले एमसीक्यूज भी आपको क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड एटलीस्ट 3 और 4 एमसीक्यूज आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी चाहिए। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan थीटा इक्वल होगा sin अपॉन cos, cot थीटा इक्वल होगा cos अपॉन sin, sec थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन cos, cosec थीटा होगा 1 अपॉन sin, tan 1 अपॉन cot and cot 1 अपॉन tan। अच्छा, इसी तरह याद रखिएगा कि sin का जो आपके पास इनवर्स होगा यानी कि रेसिप्रोकल होगा, तो sin का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होगा? cos। sin का रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास? cosec और आपके पास sec का रेसिप्रोकल होगा cos। इसी तरह cos का रेसिप्रोकल होगा sec और आपके पास sin का रेसिप्रोकल होगा cosec, ठीक है। sin का रेसिप्रोकल होगा cosec और आपके पास sec का रेसिप्रोकल होगा cos, tan का रेसिप्रोकल होगा cot और cot का रेसिप्रोकल होगा tan। ये बहुत बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास एमसीक्यूज होगा वो होगा इस पे बेस। sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अब ये आएंगे कैसे? ये आएंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होगा 9 sin 60, तो sin 60 किसके इक्वल होगा? देखें अब जल्दी से बताइए 90 में से कितना माइनस किया आपने? 60 आया। 90 में से आपने माइनस किया 30, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 60। तो sin 90 माइनस थीटा, थीटा के पास क्या है? 30, तो जाएगा cos 30। सेम एज इट इज अगर आपके पास है cosec 45, तो ये किसके इक्वल होगा? अब cosec 45 किसके इक्वल होगा? इधर देखिए फर्स्ट में आपने लिखा cosec 90, cosec 90 माइनस आपको कितना माइनस करें? 45 आया, 45, क्योंकि 90 में से 45 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। तो cosec का आपके पास क्या था? sec। देखिए cosec का क्या आपके पास? sec, sec थीटा। अब थीटा क्या आपके पास? 45। सेम एज इट इज अगर यहाँ लिखा हुआ है tan 20, तो tan 20 किसके इक्वल होगा? फर्स्ट में इसको ब्रेक करेंगे आप 90 में, 90 माइनस 70 और tan की जगह क्या रहेगा? cot, cot थीटा, थीटा में तुम्हारा आपके पास 70। तो ये इस टाइप के आपके एमसीक्यूज बेस करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट आपके पास होगा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि शॉर्ट में भी आएंगी लेकिन आपको याद भी होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के। अच्छा ये इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आपके पास लिखा हो sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा एंगल को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, बट एंगल सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 और अगर यहाँ पे आपके पास 30 है तो यहाँ भी क्या रहेगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। और सेकंड आपके पास होगा
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा याद रखिएगा इसके अंदर ये वाली फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कि आप किसी भी को शिफ्ट करें, मतलब आपने cos को शिफ्ट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। जैसे ही cos शिफ्ट होगा वो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी कि याद रखिएगा वाली बात कि आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा sin स्क्वायर थीटा। तो सेम एज इट इज, अभी आपने cos शिफ्ट किया अब आप sin शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं किया हमने, इसी फॉर्म से दो फॉर्म बना ली। और याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते हो कि बहुत काम आएंगी। सेम एज इट इज आप कभी 1 को शिफ्ट कर दीजिए तो अगर आप 1 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्लस 1 वहां पर शिफ्ट हो गया। सेम आप यहां भी कर सकते हैं कि आपने कहा सर ये प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1, यानी कि आपके पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास cot स्क्वायर थीटा के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं एमसीक्यूज के अंदर। और लास्ट बात, इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए आपको एक बात कंफर्म होगी कि आपके पास अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में आप जब एंगल का सम करेंगे एंगल ए बी एंड सी तो किसके इक्वल होगा 180 के। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई एक एंगल किसके इक्वल होगा 90 के। अगर ये 90 होगा तो रिमेनिंग के दोनों भी कितना होंगे 90। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी आपने यहां से फाइंड की है। कैसे? कि अगर तीनों एंगल सम करेंगे तो क्या आएगा 180। अगर राइट एंगल है आपके पास है ट्रायंगल तो याद रखिए कोई एक किसके इक्वल होगा 90 के, तो दोनों रिमेनिंग किसके इक्वल होंगे 90 के। तो याद रखिएगा ये वाली बात भी बहुत काम की क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। तो अब उन्हीं एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके पास 10 ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम टच करेंगे वो एमसीक्यू जो आपके 10 ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। बट आपको प्रॉब्लम ये होगी आपको वैल्यू टेबल याद करना पड़ेगा और वैल्यू टेबल से आपको एवरी ईयर में एक एमसीक्यू लाजमी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ sec 45। तो आपको पहले ही कहा था कि आपको वैल्यू टेबल याद करना पड़ेगा। तो वैल्यू आपको sec 45 क्या होती है आपके पास √2, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। cos 80 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था cos 80। अभी कैसे फाइंड करेंगे आप cos 80? अब 80 को चेंज करेंगे आप किसके अंदर cos 90 माइनस थीटा। थीटा कितना माइनस करेंगे 80 आ जाए 10। तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा के। और थीटा की प्लेस पे कौन आ गया 10। तो आपके पास cos 80 किसके इक्वल होगा sin 10 के। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है cot थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा अब cot थीटा अपॉन cos थीटा। अब cos किसके इक्वल होता है आपको याद होगा cos इक्वल होता है cos अपॉन sin। cos अपॉन sin डिवाइड कौन हो रहा है डिवाइडेड बाय cos थीटा। डिवाइड इसमें चेंज करेंगे आप मल्टीप्लाई में और जैसे ही आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन cos थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर का सब कुछ करेंगे 1 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इसे करेंगे आप रेसिप्रोकल और यहां से cos से cos कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा 1 अपॉन sin और 1 अपॉन sin थीटा इक्वल होगा आपके पास किसके cosec थीटा। तो बेसिकली आपके पास cot थीटा अपॉन cos थीटा cosec थीटा के इक्वल ऐसे आएगा जी। नेक्स्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं एक बात कि आपके पास एक अभी हमने आइडेंटिटी याद की थी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस 1 हो जाके माइनस 1 हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा cot स्क्वायर थीटा के। और अगेन वही चीज sin 30। तो sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के। ये चीज आपको मैंने आपको पहले कहा आपको वैल्यू टेबल याद करना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया था, हमने पढ़ा भी था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा के। अगेन tan 60। तो tan 60 किसके इक्वल होता है आपको याद होना चाहिए √3 के। अब यहाँ पे क्या है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। तो आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया था कि 1 माइनस आपके पास हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके cos स्क्वायर थीटा के। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि आपके पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है cos स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा cos थीटा।
तो आपके पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा के। और आपके पास cos 45 किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 के 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, आपके पास cosec स्क्वायर थीटा के। और cosec 90 माइनस थीटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले रूल बताया था कि cosec 90 माइनस थीटा को होता है sec थीटा के। 90 माइनस थीटा, थीटा की प्लेस पे कौन है 30, तो sec आ जाएगा 30। ठीक है। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा इज, cot का रेसिप्रोकल कौन होता है, tan। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं और इसलिए कर देते हैं यहाँ पर, वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर एक जगह लिखा होता है tan थीटा और एक और ऑप्शन में लिखा होता है 1 अपॉन tan थीटा। अब हमारे स्टूडेंट्स को याद होता है कि cot थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन tan के, तो 1 अपॉन tan पे टिक कर देते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन वर्ड से पढ़ें तो मेंशन है द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, cot थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, तो रेसिप्रोकल कौन है, tan। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। अगर आपसे पूछता वैल्यू ऑफ cot थीटा तो आप मेंशन करते हैं 1 अपॉन tan, बट उसने पूछा cot का रेसिप्रोकल क्या है, तो cot का रेसिप्रोकल है tan थीटा। नेक्स्ट, 1 माइनस cos स्क्वायर आप 5, अब थीटा की जगह 5 आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर 5, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 5 की जगह रहेगा आपके पास sin स्क्वायर 5, स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल आ जाएगा sin 5। ठीक है। नेक्स्ट, cos 20, तो cos 20 किसके इक्वल होगा, आपको पहले ही बताया था cos 20। अब ब्रेक करेंगे 20 को किसके अंदर, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 70, तो आपके पास हो जाएगा cos 20। बट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, sin थीटा के, थीटा की प्लेस पे कौन आ जाएगा 70। सेम आप वही करेंगे cos 90 माइनस थीटा, अब कितना माइनस करें 90 में से, कि 80 है 10, तो आपके पास cos के साथ आ जाएगा sin और थीटा की जगह आ जाएगा 10। सेम इसी पैटर्न पे अब cot x अगर थीटा की जगह मेंशन किया उसने cot x, तो अब आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि cot की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा बराबर होता है किसके, sin cos अपॉन sin। ठीक है, cos अपॉन sin। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया x, तो जाएगा cos x अपॉन sin x। ठीक है। और नेक्स्ट sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास लास्ट sin थीटा इनटू sec थीटा। अब sin थीटा इनटू sec थीटा में क्या होगा, sin तो आपके पास एज इट इज आ गया, sec किसके इक्वल होता है, आपको अगर याद हो तो sec इक्वल होता है 1 अपॉन cos के। sin 1 sin अपॉन cos, और sin अपॉन cos की वैल्यू होती है आपके पास tan। तो आपके पास ये tan इक्वल्स टू आपके पास sec sin थीटा इनटू sec थीटा इक्वल हो जाएगा tan थीटा। और आपके ऑल चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप इन न्यूमेरिकल्स इन एमसीक्यूज को सारे एमसीक्यूज को एक जगह कॉपी करें और प्रिपरेशन करें अच्छी, तो आई होप आपके 40% के एमसीक्यूज जो पेपर में आ रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे और उसके और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है एमसीक्यूज का पार्ट छोटा है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि 60% का पेपर एक साइड का, 40% जो आप स्किप करने का सोचते हैं या बोलते हैं चलो बाद में देख लेंगे, वो 40% है और वो सिर्फ और सिर्फ 2 आवर में कंप्लीट हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की, इंशाल्लाह ताला पेपर में आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।